नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, के पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 2 में 11 से 20 क्वेश्चन तक देखे था और पार्ट 1 वाले में 1 से लेके 10 तक। तो अब ये इस वीडियो का इस सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक देखेंगे। तो आइए चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं हमें बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद। तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल के पद से संबंधित है। आर्टिकल 153, आर्टिकल 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार। तो आर्टिकल 154 में राज्यपाल की जो कार्यकारी प्राधिकार है, अधिकार है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। आर्टिकल 155 राज्यपाल को हटाना। तो आर्टिकल 155 में राज्यपाल को हटाना ये आर्टिकल 155 में नहीं है। अगर राज्यपाल के हटाने की बात करें तो ये आर्टिकल 156 आर्टिकल 156 सेक्शन 1 में है कि आर्टिकल 156(1) के तहत राष्ट्रपति के विवेक पर जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के विवेक पर काम करने वाले राज्यपाल को बर्खास्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा सकता है। तो यानी आर्टिकल 156(1) में ये राज्यपाल को हटाने से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम लोग का सही सुमेल नहीं है। आर्टिकल 156 राज्यपाल की पदावधि टर्म से संबंधित है, बिल्कुल ये भी सही है। इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि मैच नहीं है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल्स के बारे में। यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ आर्टिकल 155, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी। यानी आर्टिकल 155 यहाँ पे जो दिया था राज्यपाल को हटाना, ये तो सही सुमेल नहीं है। आर्टिकल 155 में क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, जो राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 153 के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के मुताबिक हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ पे हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, वो ये आर्टिकल 153 में प्रावधान किया गया है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का नामित व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को की नियुक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 153 का देख लिया। 153 में क्या है, 154 की देखें आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसको आर्टिकल 154 में बताया गया है। तो यहाँ पे राज्य की कार्यकारी प्राधिकार क्या है, तो इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य का की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल इस शक्ति का इस्तेमाल सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल है 155 दिया हुआ है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा है, के मुताबिक किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अपने हस्ताक्षर और मुहर से अधिपत्र जारी करते हैं। तो इस प्रकार आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और यहाँ पे दिया राज्यपाल को हटाने से नहीं। तो दोनों एकदम जस्ट अपोजिट है। तो इस प्रकार से ये सही नहीं है, सही सुमेल नहीं है। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 राज्यपाल के पदावधि और पद से त्याग से जुड़ी जानकारी दी गई है। तो आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी, क्या है, इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया है और उनके पद त्याग से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं। इसके मुताबिक राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी से पद पर रहता है, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो भारत के संविधान में ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें तथ्य दिए गए हैं, तो क्या कथित है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो बिल्कुल ये सही है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। दोनों तथ्य बिल्कुल सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 2 दोनों, तो ए ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही है। भारत के संविधान में कथित है, क्या कथित है देखिए, राष्ट्रपति संसद के लिए किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदस्यों सदनों से मिलकर बनेगी। आर्टिकल 52 में क्या दिया है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, किसी भी सरकारी लाभ का पद धारण नहीं करता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो उन्हें राष्ट्रपति के बनने की बन सकते हैं वो। तो ये राष्ट्रपति की बनने की योग्यता थी और ये आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कथन दिए गए हैं 2, उस पर विचार करना। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें कोई संशोधन कैसे लाया जा सकता है और कहाँ पे लाया जा सकता है उसके तो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो अगर यहाँ पे संविधान संशोधन की बात करें तो ये लोकसभा में के द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का बी सही होगा। केवल एक लोकसभा द्वारा भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा, दोनों के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गई है। आइए हम लोग देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश किया जाता है। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की जरूरत होती है। यहाँ पे संशोधन करने के लिए संसद के किसी भी सदन में यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है? संसद के किसी भी सदन में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया जाता है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास किया जाता है। विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए पेश किया जाता है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होती है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। तो राष्ट्रपति की जो सहमति होती है उसके बाद विधेयक क्या हो जाता है? एक अधिनियम बन जाता है। संविधान में संशोधन करने के कुछ उदाहरण: अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाता है, पार्टी निष्ठा बदलने पर सदस्यों की योग्यता, मंत्रिमंडल के आकार पर प्रतिबंध। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बी ऑप्शन हम लोग का सही है। केवल एक तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं थोड़ा सा कुछ मिस टाइपिंग हो गई है। यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन ए में होगा 1, 2 और 3 यहाँ पे होगा और दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पे बी ऑप्शन में 1 और 2 ये सी है और ये डी है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 1 और 2 दोनों लोकसभा और राज्यसभा संसद के किसी भी दोनों सदन में किसी में भी लाया जा सकता है भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन। इस प्रकार से ऑप्शन बी हम लोग का सही हो गया, 1 और 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो निर्वाचन आयुक्त के यहाँ पे कार्य के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, आइए देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, क्या ये निर्वाचन आयुक्त के कार्य हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये निर्वाचन आयुक्त के कार्य नहीं है। नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना ये भी नहीं है। उपयुक्त निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना ये भी नहीं है। नीच तो यहाँ पे 3 तथ्य दिए हुए हैं और ये नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ये निर्वाचन आयुक्त के कार्य नहीं है। निर्वाचन आयुक्त के कार्य आइए देखते हैं हम लोग क्या है। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार और एस सिंधु हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो का होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये चुनाव आयुक्त के बारे में कुछ जानकारियां थी जिसको हम लोगों ने देखा और क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें से सही सुमेल नहीं बताना है कि कौन सा सही सुमेल नहीं। इसमें से 3 ऑप्शन सही सुमेल होंगे और एक गलत। तो जेवी के राव समिति किससे संबंधित थी? तो जेवी के राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दंतवाला समिति ग्रामीण ऋण, बिल्कुल सही है। संथानम समिति पंचायती राज वित्त से संबंधित नहीं है, ये भ्रष्टाचार मुक्त निवारण से संबंधित है। तो ये ऑप्शन सी हम लोग का सही सुमेल नहीं है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं से, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी सही है। संस्थानम समिति भ्रष्टाचार निवारण समिति थी। इसे सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं को जांच करने के लिए कहा गया था। भ्रष्टाचार निवारण समिति जिसमें अध्यक्ष के रूप में सांसद के संस्थानम 4 अन्य सांसद और 2 वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे को 1962 में भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। इस सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए कहा गया था। संस्थानम अध्यक्ष 4 संस्थानम इसके अध्यक्ष थे, 4 अन्य सांसद और 2 वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। भारत सरकार द्वारा 1962 में नियुक्त की गई थी। इस सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं को जांच करने और इसे रोकने के उपाय की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार संस्थानम समिति क्या थी? संस्थानम समिति भ्रष्टाचार संबंधित जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उससे संबंधित भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं को जांच करने के लिए संस्थानम समिति बनाई गई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी सही है जो कि संस्थानम समिति पंचायती राज वित्त से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा जैविक उप अनुक्रम की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? तो ये जैविक अनुक्रम जो कालक्रम है अनुक्रम है उसके सही प्रावस्थाओं का सही क्रम बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन डी सही होगा। पहले प्रवास होता है, फिर स्थापना होती है, प्रतिक्रिया होती है उस पर, फिर स्थिरीकरण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। तो बिल्कुल
तो बिल्कुल सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है और कारण देखें तो वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्षता आर्द्रता की वृद्धि होती है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इस प्रकार से देखें तो अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। दोनों सही है और लेकिन ये कारण जो है विकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए हम लोग के यहाँ पे सही होगा। ए यहाँ पे ए होगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए सही है। सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है और वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्षता आर्द्रता वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ इसमें सही सुमेलित है बताना है, यानी 3 ऑप्शन गलत हैं और एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से हम लोग देखें तो इकोक्लाइन जैव विविधता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इकोक्लाइन यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग वातावरणों के बीच एक समूह के भीतर गठित अंतर रैंकिंग संरचना को बताता है। तो इस प्रकार ये निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये यहाँ पे इकोक्लाइन सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 अलग वातावरणों के ये जैव विविधता से संबंधित नहीं है। पाइनोक्लाइन की बात करें तो ये सक्रिय जल घनत्व से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी हम लोग का यहाँ पे मैच है। थर्मोक्लाइन वायु का तापमान, ये भी गलत है। थर्मोक्लाइन से सतह पर गर्म मिश्रित पानी और निचले ठंडे पानी के बीच की संक्रमण परत है। हेलोक्लाइन क्या होता है? सागरीय जल तापमान नहीं। हेलोक्लाइन एक विशेष गहराई पर समुद्री की लवणता में अपेक्षाकृत तीव्र असंतुलन को बताता है, तो ये हेलोक्लाइन कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये 3 ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, पाइनोक्लाइन, जो सागरीय जल घनत्व को से संबंधित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और यहाँ पे पौधारोपणशाला और इसके देश बताने हैं यहाँ पे हम लोग को। तो पौधारोपणशाला की बात करें तो ये CO सावर से संबंधित है। क्रायोफाइट स्टेपी किससे संबंधित है? तो ये है आर्कटिक टुंड्रा से। और विश्व के पुष्पीय क्षेत्र कहाँ पे है? विश्व के पुष्पीय क्षेत्र की बात करें तो ये एडोल्फ एंगर और पुष्जाता घास मैदान, ये हंगरी में है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें मैचिंग तो 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन बी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी सही है। सही सुमेल इस प्रकार है: पौधारोपण, सी ओ सावर, क्रायोफाइटी स्टेपी, आर्कटिक टुंड्रा, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र एडोल्फ एंगलर और पुष्जाता घास मैदान हंगरी में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 को ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित युग्मों एल्युमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही सुमेलित नहीं बताना है, तो यानी एक तरफ एल्युमिनियम संयंत्र है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। अल्लपुरम अलवाय एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ पे है? तो अल्लपुरम अलवाय केरल में है, बिल्कुल सही है। बेलगावी कर्नाटक में है, ये भी सही है। मूरी कहाँ पे है? मूरी एल्युमिनियम संयंत्र ये झारखंड में है, झारखंड में है। तो इस प्रकार से हम लोग को ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो सही सुमेल नहीं है। हीराकुंड यहाँ पे कुंड है, हीराकुंड एल्युमिनियम संयंत्र ओडिशा में, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ ना होके झारखंड में है। तो ये एल्युमिनियम संयंत्र है। आइए एल्युमिनियम संयंत्र क्या होता है देख लें। एल्युमिनियम एक रासायनिक होता है जो धातु
रूप में पाया जाता है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 30 का आंसर सी सही होगा। मूरी जो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ये सही सुमेल नहीं है। इस प्रकार से इस वीडियो में, इस पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोगों ने देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में हम लोग 31 टू 40 तक क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करते हैं।